रहीम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो ये जो एक्चुअली हम लोगों ने टॉपिक कवर करना है, इट्स रिलेटेड टू योर लेक्चर नंबर 22। छोटा सा टॉपिक है ये, मतलब लेकिन उसका कंसेप्ट आपने लेने हैं और बिल्कुल रेलिवेंट है आपकी पिछले जो हमने प्रीवियसली चैप्टर पढ़ा था उससे, और उसी की नॉलेज पे बेस करेगा आज का ये टॉपिक जो इस लेक्चर में हमने कवर करना है। ठीक है जी। थर्ड टॉपिक है हमारा, हाउ पॉलिसीज एंड इवेंट्स अफेक्ट एन ओपन इकोनॉमी। जब पॉलिसीज चेंज होती हैं या कोई हमारा पॉलिटिकल चेंज आता है हमारे कंट्री के अंदर, या कोई ऐसा कोई लेट्स से खासतौर इस्लामिक चीज़ आ जाती हैं, या फिर हमारे इंटरनेशनल लिंक अच्छे होते हैं या इंटरनेशनल लिंक खराब होते हैं, तो उसके एक्चुअली इफेक्ट्स क्या होते हैं ओपन इकोनॉमी पे, हाउ डज इट एक्चुअली इफेक्ट, आज हमने उसके अंदर ये चीज़ सीखनी है। ठीक है जी, स्टार्ट लेते हैं बेटे। हाउ पॉलिसीज एंड इवेंट्स अफेक्ट एन ओपन इकोनॉमी। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप ये देखें, द मैग्नीट्यूड एंड द वेरिएशन इन इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग्स। अच्छा, ये डिपेंड किसके ऊपर बेसिकली करती है, जो पॉलिसीज और इवेंट्स की वजह से जो चेंज आता है, असल में ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये इफेक्ट करता है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। अगर बजट डेफिसिट आ जाए तो हमारी ओपन इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रेड पॉलिसीज, अगर ट्रेड पॉलिसीज ये देखा जाता है कि ट्रेड पॉलिसीज हमारे हक में है या हमारे हक में नहीं है, ट्रेड पॉलिसीज की वजह से किस किस्म का चेंज आता है, ये हमने लर्न करना है। यानी कि ये बेसिकली चेंजेस की वजूहत है, ये वो वजूहत है, ये वो वेरिएशन है जिनकी वजह से ओपन इकोनॉमी में चेंज आता है। अब ये चेंज नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, इनका फेवर होता है, ये फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है, ये चीज आप लोगों ने लर्न करी है। थर्ड जो चीज असरअंदाज होती है हमारी ओपन इकोनॉमी के मामला के ऊपर, वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पहला है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट असरअंदाज होता है ओपन इकोनॉमी के ऊपर, ट्रेड पॉलिसीज असरअंदाज होती हैं। थर्ड हमारा है कि हमारी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी असरअंदाज होती है। अब ये किस तरीके से असरअंदाज होती है, इसके बारे में हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहली चीज जो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है। अगर आप लोग को याद हो तो गवर्नमेंट बजट किसको कहते हैं, आप लोग के रेवेन्यूज और आपके एक्सपेंडिचर को, आपके नहीं सॉरी आपकी गवर्नमेंट। जब आपकी गवर्नमेंट का फर्स्ट और फॉरमोस्ट सोर्स रेवेन्यू क्या होता है, टैक्सेस। जो टैक्सेस आप लोग पे करते हो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू हासिल किया टैक्स की मद में, वो गवर्नमेंट के अखराजात से बढ़ जाए तो इसको कहते हैं बजट सरप्लस। ठीक है, लेकिन अगर उनका जो इकट्ठा किया हुआ रेवेन्यू है वो कम रह जाए और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट, वो उनकी एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाए, तो इसकी वजह से बेटा जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। मैं एक दफा दोबारा बात कर दूं कि गवर्नमेंट के पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं रेवेन्यूज, एक होते हैं एक्सपेंडिचर। हाउ दे आर रिलेटेड टू सरप्लस एंड डेफिसिट्स, रेवेन्यूज और एक आपके एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट के जब रेवेन्यूज ज्यादा होते हैं, उसके एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बजट सरप्लस। और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जबकि उसके अखराजात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो बजट डेफिसिट की सिचुएशन क्रिएट करता है। अच्छा, जब बजट सरप्लस होता है तब तो बहुत इकोनॉमी बूम पे चल रही होती है, इकोनॉमी बहुत बेहतर तरीके से मूव कर रही है। लेकिन जब बजट डेफिसिट की सिचुएशंस होती हैं तो आपकी ओपन इकोनॉमी पे बेसिकली क्या असरअंदाज करती हैं, उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि जैसे ही बजट डेफिसिट की सिचुएशन आपकी इकोनॉमी में प्रिवेल करती है, आपकी इकोनॉमी में सिचुएशन वो क्रिएट होती है, उससे सबसे पहले लोनेबल फंड्स की जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि लोनेबल फंड्स मार्केट में सप्लाई को बढ़ाने का वाहिद जरिए आपकी नेशनल सेविंग्स। जब आपका रेवेन्यू ही नहीं है तो आपकी नेशनल सेविंग्स कहाँ से इकट्ठी होंगी, तो नेशनल सेविंग्स कम हो गई, इट मीन्स का सप्लाई जो लोनेबल फंड्स मार्केट में हो रही थी वो भी कम हो गई, और इसकी असल फॉर्मेस वजह क्या बनी, आपके गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट। सेकंड ये कैसे असरअंदाज होता है, सबसे पहले तो आपको इसकी पिक्चर दिखा दूं मैं। कुछ इस तरीके से लोनेबल फंड मार्केट की सिचुएशन बनती है। ठीक है जी, सेकंड ये असरअंदाज होता है बजट डेफिसिट, किस तरीके से ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, ये क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या मुराद है, अब ये अब आप लोग की छोटी सी लाइन ऊपर देखनी, इसका क्या मकसद है ये मैं आप लोग को समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि मैंने आपको प्रीवियसली क्या कहा। मैंने ये कहा कि जो है आपकी जब बजट डेफिसिट आता है, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, आपके लोनेबल फंड्स मार्केट में जो सप्लाई कर्व होता है वो पीछे की तरफ आती है, रिड्यूस हो जाती है। आपको पता है कि जब जब मार्केट में कोई सिचुएशन रिडक्शन की तरफ, रिड्यूस होने की तरफ जाए, तो उसका कर्व किस तरफ शिफ्ट करता है, लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट करेगा। सप्लाई में रिडक्शन आई, इट मीन्स कि सप्लाई का कर्व जो है आपका लेफ्ट की जानिब शिफ्ट कर गया।
ये अब आप लोग ब्लू कलर का जो कर्व देख रहे हैं ये लेफ्ट जानब अपना शिफ्ट किए, क्यों? क्योंकि सप्लाई में रिडक्शन आई है, तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट ने क्या हमें शो कर रहा है? याद रहे इस तरफ को रियल इंटरेस्ट रेट है, इस तरफ को लोनेबल फंड मार्केट है। अब क्या हुआ, उससे इंटरेस्ट रेट अबव चला गया। ये जो पिंक कलर का जो मार्क छोटा सा इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर बना है वो शो करे कि जो इंटरेस्ट रेट है ऊपर ये अबव पॉइंट पे चला गया। ये जो डॉटेड लाइन अब नई रिप्रेजेंट हुई है ये शो करे कि पहले इंटरेस्ट रेट कम था, यानी कि वो जो स्टेरिक वाला, अब अबव लेवल के ऊपर यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। इसके साथ क्या होगा कि कॉज नेट कैपिटल आउटफ्लो टू फॉल, यानी कि अब ये गवर्नमेंट बजट डेफिसिट की वजह से आपकी लोनेबल फंड मार्केट में चेंज आएगा, आपकी फॉरेन करेंसी में चेंज आएगा, आपके नेट कैपिटल आउटफ्लो में चेंज आएगा। ये तीनों की तीनों मार्केट्स जो है बेटा ये लिंक करती हैं आपकी ओपन इकोनॉमी से, आपकी ओपन इकोनॉमी से लिंक करते हैं। ठीक है, आपकी ओपन इकोनॉमी में इन तीन ये सेक्टर्स के अंदर फर्क आता है। अगर ये तीन गवर्नमेंट डेफिसिट हो जाए तो इन तीनों के तीनों सेक्टर्स में चेंज आएगा। पहले सेक्टर का चेंज पता लग गया कि सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और इंटरेस्ट रेट अबव चला जाता है। तो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट की वजह से नेट कैपिटल आउटफ्लो की मार्केट में किस किस्म का चेंज आता है, उसमें ये चेंज देखा जाता है कि भाई वहां पे भी इंटरेस्ट रेट अबव हुआ, नेट कैपिटल जो आउटफ्लो है वो कम हो गया। कम से मुराद है ये नेट कैपिटल आउटफ्लो यहाँ पे आपका अब ये पीछे की तरफ आएगा। मैं ये पीछे की तरफ कैसे आएगा मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। क्राउड आउट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आप लोग की बैक ऑफ कर जाती है। अब ये देखें यहाँ पे आपका सप्लाई कम इधर बन रहा था, राइट? जैसे मैंने कहा कि जो आप लोग का नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो कम हो गया। कम होने की वजह से आपको याद रहे कि जहाँ पे नेट कैपिटल आउटफ्लो का पॉइंट होता है उसी के नीचे डायरेक्ट सप्लाई आती है आपकी फॉरेन करेंसी मार्केट की। अब ये जो आप लोगों को पिंक पॉइंट मिला है, ये वाला जो पिंक पॉइंट है इसने आपकी सप्लाई को और कम कर देना है। कैसे कर देना है ये देखें, ये जो लाइन है इस लाइन ने क्या किया आपका ये सप्लाई का, अब ये रेड हो गई है। मैं दोबारा से एक दफा आपको दिखाती हूँ कि डॉटेड लाइन ने आपको न्यू एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ने एक नई सिचुएशन दी, उस नई सिचुएशन ने आपके सप्लाई कर्व को उठा के फॉरेन करेंसी के मार्केट को पीछे की तरफ गिरा दिया। तो इस तरीके से आपका ये जो गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है असरअंदाज होता है तीनों की तीनों मार्केट्स के ऊपर। एक दफा से दोबारा रिपीट में आप लोगों को कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। सबसे पहला काम होता है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट आने की वजह से सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट अबव चला जाता है, यानी कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर कौन अपनी सप्लाई मतलब के डिमांड करेगा कि भाई हम इनसे पैसे ले रहे हैं और क्या कहते हैं इसके ऊपर तो हमें इतना सारा रिटर्न बैक करना पड़ेगा, तो कोई डिमांड इतनी नहीं है अपनी शो करना। और इसी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से हमारी नेट कैपिटल आउटफ्लो की मार्केट में भी फर्क आता है। ठीक है, वो क्या करता है नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे की तरफ ऐसे गिरता है कि जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आपकी बैक साइड के ऊपर आती है, जो न्यू आपकी ऑलरेडी बन रही थी वो आपकी बैक ऑफ कर जाती है। उसकी वजह से ये देखें ये वाला यहाँ यहाँ इस लाइन से इस लाइन की तरफ आ गया, यानी कि ये पीछे की तरफ एनसीओ आपका शिफ्ट हो गया। फिर उसकी वजह से आपकी सप्लाई कर्व भी कम हो जाती है, यानी कि आप लोग का सप्लाई भी जो आप लोग के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में जो सप्लाई है वो भी आप लोग की बैक ऑफ कर जाती है। सेकेंड जो चीज असरअंदाज होती है हमारी ओपन इकोनॉमी के ऊपर बेटा वो है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी किस तरीके से असरअंदाज होती है अब ये भी देख लेते हैं। समझ में आया कि गवर्नमेंट जो डेफिसिट है वो तो हमारे फेवर में नहीं है। अब ट्रेड पॉलिसी देखते हैं कि ये फेवर में होती है कि ये फेवर में नहीं होती। सबसे पहले तो ये समझे कि ट्रेड पॉलिसी है क्या। A trade policy is a government policy that directly influences the quantity of goods and services that a country import or export. गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी जो स्पेसिफिकली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर असरअंदाज हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उसको कह देते हैं ट्रेड पॉलिसी। यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी स्पेसिफिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अगर असरअंदाज हो रही है तो दे आर कॉल्ड ट्रेड पॉलिसी। अब इसमें दो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक होता है ट्रेड पॉलिसी के अंदर नाम टैरिफ का, TARIFF, और एक होता है इंपोर्ट कोटा। टैरिफ जब आपकी इंपोर्ट शुदा गुड्स यानी कि जो आपने इंपोर्ट करवाई हैं उनके ऊपर अगर एक टैक्स इंपोज कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं टैरिफ। आप जो चीजें खरीदने के ऊपर टैक्स देते हो उसको टैक्स ही बोलते हैं, कंज्यूमर टैक्स बोल दिया, बिजनेस टैक्स बोल दिया, लेकिन इंपोर्टेड चीजों के ऊपर जो टैक्स देते हैं उसका नाम टैक्स नहीं है, उसको होता वो टैक्स ही है लेकिन उसको एक स्पेसिफिक टर्म के साथ पुकारा जाता है और वो है टैरिफ्स। सेकंड जो चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो है इंपोर्ट कोटा, यानी कि इंपोर्टेड गुड्स को उसने इंपोर्ट्स को कैरी करना है तो टैरिफ्स लगा देगी, अगर एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना है तो इंपोर्ट कोटा लगा देगी। इंपोर्ट कोटा से मुराद होता है एक लिमिट लगा देना। ठीक है, कोटा मकसद यही होता है कोटा वर्ड का कि उनको लिमिट दे देना कि भाई इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे पीछे आप नहीं आ सकते।
इंपोर्ट कोटा से मुराद है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक लिमिट सेट कर देना कि इससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट्स बाहर माल करोगे। ये होती है ट्रेड पॉलिसी। एक्सपोर्ट्स को असरअंदाज करती है ट्रेड पॉलिसी टैरिफ्स की मदद से, इंपोर्ट्स पे असरअंदाज होती है इंपोर्ट कोटा की मदद से। अब इन चीजों की वजह से होता क्या, सबसे पहले देखिए ट्रेड पॉलिसीज डू नॉट चेंज नेशनल सेविंग और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नॉर इफेक्ट द ट्रेड बैलेंस। इट मींस लोनेबल फंड मार्केट को भी कुछ असरअंदाज नहीं होगा। ट्रेड बैलेंस यानी ट्रेड बैलेंस किससे चेक होता है भाई, नेट कैपिटल आउटफ्लो से, यानी कि वो जो दूसरी मार्केट वाला कर्व था उसके ऊपर भी कोई असरअंदाज नहीं होगा। ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट आर एडजस्ट टू कीप द ट्रेड बैलेंस द सेम। ओके, सिंपल सी बात होगी। Trade policies have a greater effect on a microeconomic than macroeconomic markets. अच्छा, माइक्रोइकोनॉमिक मार्केट्स के ऊपर ट्रेड पॉलिसीज का ज्यादा असर होता है एज कम्पेयर टू द मैक्रोइकोनॉमिक मार्केट। माइक्रो लेवल के ऊपर ट्रेड पॉलिसीज असरअंदाज होंगी, लेकिन मैक्रो लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मार्केट है जिसके ऊपर असरअंदाज होंगे, वो है फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट। सबसे पहले तो ये देखें, लोनेबल फंड मार्केट कुछ नहीं हुआ इधर, ना डिमांड कर्व टच से मस हुआ, ना सप्लाई कर्व टच से मस हुआ। दूसरी मार्केट चेक करते हैं, इसके यानी कि इंटरेस्ट रेट से आपको क्या मिला, एनसीओ मिला। एनसीओ में भी कोई भी टच से मस कोई चेंज नहीं आया। हाँ, इससे अब यहाँ पे जरूर चेंज आएगा। ये जो फॉरेन करेंसी की जो मार्केट है, जो कि रेड कलर का कर्व है आपका, सप्लाई का वर्टिकल है, जो कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को शो कर रहा है, फॉरेन करेंसी मार्केट को, उसमें क्या होगा, आपका नेट एक्सपोर्ट्स हाउएवर रिमेन सेम बट एन इंपोर्ट कोटा इंक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर आप इंपोर्ट कोटा लगा दोगे ना, इंपोर्ट्स के ऊपर कोटा लगा दोगे, तो आप लोग की क्या होता है जी, आपकी डिमांड फॉर जो फॉरेन करेंसी है वो आपकी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा जी, आपका जाहिर सी बात है, मतलब उसमें इजाफा आएगा, आपकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो कॉजेज रियल एक्सचेंज रेट टू एप्रिशिएट। आपका एक्सचेंज रेट, ये ई स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज रेट, ये आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, ई स्टैंड फॉर एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आपका एप्रिशिएट होगा, इट मींस कि आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी गुड्स की जो आपके पास सप्लाई है उसकी डिमांड बढ़ के आपको अबव एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, इस वाले पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों की ट्रेड पॉलिसी का असर, यानी कि ट्रेड पॉलिसी का असर किस किस्म का आया, एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिला। पॉजिटिव इंपैक्ट हमें कैसे देखने को मिला कि ना तो लोनेबल मार्केट में उसने कोई असरअंदाज शो किया, वो जैसी चल रही थी वैसी की वैसी खड़ी हुई है। ठीक है, मतलब सारी चीजें स्टेबल चल रही है। नेट कैपिटल आउटफ्लो को भी उसने कुछ नहीं कहा ट्रेड पॉलिसी ने, वो भी जैसे की जैसे चल रही है, वो आराम से स्टेबिलिटी में चल रही है। इनफैक्ट जो आपकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की मार्केट है, उसके अंदर बकायदा उसने जो डिमांड थी फॉरेन करेंसी के लिए उसको बढ़ाया, और उसके बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि आपका एक्सचेंज रेट में इजाफा हो गया। एक्सचेंज रेट जितना बढ़ेगा, जिसके पास ज्यादा डॉलर्स होंगे, उनको एक्सचेंज मतलब मनी होगी, वो उसको उतने डॉलर्स में कन्वर्ट करेगी। मतलब कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाए किसी चीज का, तो ये आपके हक पे भी समटाइम्स बेहतर होता है, स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर्स। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कैपिटल फ्लाइट की। अच्छा जी, सबसे पहले याद रहे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कैपिटल फ्लाइट, ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं, ये आप लोगों ने चीज लर्न करनी है। सबसे पहले तो ये देखें कि पहला कंसेप्ट जो आप लोगों ने लेना है कैपिटल फ्लाइट का। कैपिटल फ्लाइट होता क्या, बेसिकली कैपिटल का तो आपको पता है, कैपिटल होता है सरमाया और फ्लाइट होता है सरमाए का उड़ जाना। ठीक है, कैपिटल फ्लाइट यानी कि आपके सरमाए का खत्म हो जाना। Capital flight is a large sudden reduction in the demand for asset locating in a country at foreign form. आपके जो एसेट्स है ना, जो फॉरेन फॉर्म पे यानी कि आपकी जो दुकान है, आपने दुबई में जाके खोली है, एकदम से वहां पे क्या नाम है उसका, उनकी डिमांड गिर गई है। ठीक है, आपके जो एसेट्स थे उनकी डिमांड गिर गई है, उसकी वजह से क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट मजीद नहीं करोगे, यानी कि आपका कैपिटल फ्लाइट इस टाइम अकर किया। अच्छा, कैपिटल फ्लाइट की वजह से होता क्या है, ये देखिए, कैपिटल फ्लाइट हैज लार्ज इंपैक्ट ऑन द कंट्री from which the capital is fleeing, but it also affect other countries. अच्छा, जहां से कैपिटल उड़ रहा है, यानी कि कैपिटल जहां से, अब यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के ऊपर लेट्स से कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मैं आम एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स इधर ओपन किया हमारी कंट्री में, ठीक है, वो जो मैंने आप लोग बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रही, उनको इन्वेस्टर्स को खौफ आना शुरू हो गया कि क्या पता हमारी चीजें यहाँ पे सेल ही ना हो, उन्होंने उठा के वहां से मैकडॉनल्ड्स खत्म कर लिया। मैकडॉनल्ड्स खत्म करने का मकसद ये है कि कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो फ्लाइट कर गया, इनके वापस चला गया है, रिमूव हो गया एकदम से। मैकडॉनल्ड्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अब बंद हो गया, इट मींस कि हमारे जो कैपिटल आने वाला था, इट हैज बीन फ्लॉट, कैपिटल फ्लाइट अकर हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा दो मार्केट्स को इकट्ठा इसलिए बनाया ताकि आप लोग को रिप्रेजेंट कर सको कि कैपिटल फ्लाइट हाउ डज इट वर्क। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखें
कैपिटल आउट जो फ्लाइट था उसने क्या किया, आपकी डिमांड को कम कर दिया। अभी सप्लाई की तरफ तो नहीं असर करेगा ना, डिमांड की तरफ असर करेगा कि आपकी कंट्री की तरफ जो रुझान था लोगों का, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आके कर रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो रुझान आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से कम हो गया। तो अगर कैपिटल फ्लाइट को हमने ग्राफिकली शो करना हो तो हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि डिमांड लेवल जो आपका कम हो गया। डिमांड सबसे पहले कम कहाँ दिखी जाएगी, आपकी लोनेबल फंड मार्केट के अंदर। उसके बाद ये जो हमें नया पॉइंट मिलेगा उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों को रिटर्न दे रहे थे सप्लाई के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट रेट उनको कम मिलना शुरू हो गया। यानी कि मुझे 1000 रुपए के पीछे 10 रुपए मिल रहे थे, अब मुझे 1000 रुपए के पीछे 5 रुपए मिलेंगे। इस इंटरेस्ट रेट की वजह से एनसीओ में भी फर्क आया। अब एनसीओ भी हमारा फॉल कर गया। याद रहे जब चीज फॉल करती है तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करती है। ये एनसीओ का कर्व जो नया कर्व है वो हमारा लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। अब एनसीओ को लेफ्ट की तरफ मूव करने की वजह से हमारी फॉरेन जो करेंसी एक्सचेंज मार्केट थी उसमें भी असर आना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इस सिचुएशन को देख ले कि इफ इन्वेस्टर्स become concerned about the safety of their investment, capital can quickly leave an economy. अगर इन्वेस्टमेंट खौफजदा हो जाए कि भाई इनके तो अपने ही मसले खत्म नहीं होते, इनके तो अपने ही पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, या इनके पास, इनके लोगों के पास इनकम नहीं है, तो वो दे आर बेटर कि वो वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट हटा ले और किसी और कंट्री की तरफ मूव कर जाए। जब ये सिचुएशंस क्रिएट होती है यानी कि लोनेबल फंड मार्केट पर नेट कैपिटल आउटफ्लो में, तो इसकी वजह से असरअंदाज होती है। हमें आप लोग की फॉरेन करेंसी की मार्केट की बात आती है तो ऑब्वियस थिंग है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो पॉइंट होता है एनसीओ का ही असर डिराइव करता है कि आपका जो सप्लाई कर्व है फॉरेन करेंसी का कहाँ आके खड़ा होगा। ये वाला पॉइंट डिसाइड करता है कि यहाँ पे खड़ा है, लेकिन इस पॉइंट ने डिसाइड कर दिया कि इट मींस आपका सप्लाई कर्व इधर तो नहीं गया, ये पीछे की तरफ आ गया। पीछे की तरफ जब आपका कर्व आएगा तो समझ जाओ कि भाई कहीं ना कहीं फॉल आ गया है। तो जैसे ही पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ हुई है तो इसके ऊपर हम लोगों ने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड द डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट। इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ा उसकी वजह से आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी थी वो डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट से मुराद है आपकी करेंसी की जो सप्लाई थी वो कम हो गई, यानी कि वो बैक साइड की तरफ मूव कर गई। ये ऊपर आपका एनसीओ पीछे को आया, नेट कैपिटल आउटफ्लो, नेट कैपिटल आउटफ्लो यानी कि आपकी एक्सपोर्ट्स पीछे को आई, साथ ही आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिशिएट से मुराद है साथ ही आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो सप्लाई है वो पहले इस लेवल पे थी, अब वो इस लेवल के ऊपर आ गई, रेड वाले लेवल के ऊपर आ गई, कम हो गई। तो यानी कि ये आपकी सप्लाई जो पहले डोमेस्टिक करेंसी की थी उससे वो फॉल होने के बाद वो एक स्टेप पीछे आ गई। तो यहाँ तक था आपका तमाम ये इस चैप्टर की क्लोजिंग, और एक दफ़ा इसका मैं रिकैप भी दे दूँगी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद मैं आप लोग के माइक्स ओपन कर दूँगी तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन माइंड। दूसरी थिंग मेरी एडवाइस ये होगी, बेटे ये ना टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक दफ़ा आप लोग रिव्यू ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। मैंने इंशाल्लाह जल्द ही आप लोग का एक क्विज भी लेना है इसी सिलसिले में, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को चंद टॉपिक्स देने हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। वीडियोस के थ्रू ही आप लोग के टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे, अदरवाइज आप लोग के टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा इसका रिकैप देती चलो। सबसे पहले तो देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ओपन इकोनॉमिक्स को अगर हम लोगों ने एनालाइज करना है तो टू मार्केट कार्टल्स है, टू मार्केट ओनली, ठीक है, टू मार्केट कार्टल। पहला है मार्केट फॉर लोनेबल फंड, सेकेंड है मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। अब ये दोनों जो मार्केट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कौन करता है? इन द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू बैलेंस सप्लाई लोनेबल फंड्स, इनके इंटरेस्ट रेट इनको ओके करता है। एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अगेन वही बात जो मैंने आप लोगों को रिपीट में बताई। अब फॉरेन मार्केट में क्या होता है, फॉरेन मार्केट में एक्सचेंज रेट जो होते हैं रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जो भी आपका डोमेस्टिक है उसे फॉर द नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड द डिमांड फॉर बॉन्ड्स फॉर द नेट एक्सपोर्ट्स। नेट कैपिटल आउटफ्लो इज अ वेरिएबल दैट लिंक्स टू मार्केट्स। ये जो ऊपर दो मार्केट्स का मैंने जिक्र किया इनको आपस में लिंक क्या करता है, नेट कैपिटल आउटफ्लो। और ऐसी पॉलिसी जो कि आपकी नेशनल सेविंग्स को रिड्यूस कर दे वो आपके बजट डेफिसिट्स में आती है, दैट आल्सो रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, और जो कि इवेंचुअली आपके इंटरेस्ट रेट को अबव कर देता है। सेकंड ये कि अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट जो होती हैं वो बढ़ती हैं एंड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर बॉन्ड्स इन द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं तो उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, दूसरा आपके नेट कैपिटल आउटफ्लो को फायदा होगा, और आपकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में आपकी जो करेंसी है वो भी एप्रिशिएट करेगी। लास्ट के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री कैन लीड टू कैपिटल फ्लाइट। आसान सी चीज है कि
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जितनी देर तक आपकी कंट्री में प्रिवेल करेगी, आपके कंट्री में कोई भी दूसरा कंट्री का इंसान आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा. इट मीन्स कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री कैन लीड टू कैपिटल फ्लाइट. छोटी सी स्टेटमेंट है कि कैपिटल फ्लाइट टेंड्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड कॉजेज द करेंसी टू डेप्रिशिएट. कैपिटल फ्लाइट असल में वजूहात किन चीज़ों की बनता है? कैपिटल फ्लाइट की वजह से दो नुकसान होते हैं. एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, दूसरा ये कि आपके कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है. तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक, पेज नंबर 408 से लेके 416 तक. आप लोग इसको रिपीट पे देखेंगे तो ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज इसकी कोई समझ नहीं आने वाली है. मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर रही हूँ. ठीक है जी, मैं माइक्स आप लोगों के ओपन कर देती हूँ. ठीक है, आप लोगों को कोई